अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रोसेस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि आपने अभी से इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है। ये एक ऐसा इम्तिहान है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप ऑफिसर बन जाते हैं। एक ऐसे ऑफिसर जो अपनी फैमिली और अपने इलाके का नाम रोशन कर सकते हैं, इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं, पाकिस्तान की गैर सियासी इंतज़ामिया का हिस्सा बन सकते हैं, यानी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ, पाकिस्तान की इंतज़ामिया दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक सियासी इंतज़ामिया है और दूसरी गैर सियासी इंतज़ामिया है, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी भी बोलते हैं। सियासी इंतज़ामिया में कौन लोग शामिल होते हैं? मिसाल के तौर पे सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी काबीना, सूबाई गवर्नर, वज़राए आला, सूबाई काबीना, मेयर, नाज़म, चेयरमैन वगैरह। जबकि इसी तरह गैर सियासी इंतज़ामिया में वफाकी सेक्रेटरीज़, चीफ सेक्रेटरीज़, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, आईजीज़, डीपीओज़, इसके अलावा और भी बेशुमार ऑफिसर इसका हिस्सा होते हैं। अब हम बात करते हैं तरीक़ा इंतखाब के ऊपर कि इन दोनों इंतज़ामिया का आप हिस्सा कैसे बन सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सियासी इंतज़ामिया की। सियासी इंतज़ामिया का हिस्सा बनने के लिए आपको इलेक्शन लड़ना पड़ता है, यानी वोट के ज़रिए उनका इंतखाब होता है। अब पाकिस्तान के हालात के मुताबिक इलेक्शन लड़ना इतना आसान काम नहीं है। एक आम आदमी के लिए तो तकरीबन ये नामुमकिन हो चुका है कि वो पाकिस्तान के इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा ले सके, क्योंकि वो इतना महंगा सिस्टम बन गया है इलेक्शन लड़ने का, वो आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो इलेक्शन लड़के, चाहे वो कितना ही क्वालिफाइड क्यों ना हो, इलेक्शन लड़के सारे प्रोसेस का हिस्सा बन जाए। जबकि जो गैर सियासी इंतज़ामिया या ब्यूरोक्रेसी है, उसका इंतखाब जो है वो काबिलियत की बुनियाद पर होता है। ये काबिलियत को जांचने के लिए एक इम्तिहान का इनेकाद किया जाता है, जिसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का नाम दिया जाता है। पाकिस्तान में दो तरह के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनने के लिए इम्तिहानात लिए जाते हैं। एक वफाकी सतह पर लिया जाता है, जिसको CSS का नाम दिया जाता है। CSS जो है वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का एब्रीवेशन है। ये हर साल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है। जबकि दूसरा जो है वो PMS है, जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का एब्रीवेशन है, जो सूबाई सर्विस कमीशन कंडक्ट करते हैं।
इन दोनों इम्तिहानों में से अगर आप किसी एक को भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आपने CSS का इम्तिहान पास करें, उसके जितने भी मराहिल हैं वो कामयाबी से अबूर कर लें, तो आप वफाकी हुकूमत के 13 महकमों में से किसी एक महकमे में आपको अफसर लगा दिया जाता है। उन 13 महकमों में पाकिस्तान पुलिस सर्विस है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पाकिस्तान फॉरेन सर्विस है, ऑडिट एंड अकाउंट्स है, पाकिस्तान रेलवेज़ है, पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज है, और भी कई महकमे हैं। अगर आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो आप बतौर असिस्टेंट कमिश्नर यानी AC अपने कैरियर का आगाज़ करते हैं। अगर आप पाकिस्तान पुलिस सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो आप बतौर ASP अपनी सर्विस का आगाज़ करते हैं। इसी तरह से आप फॉरेन ऑफिस में चले जाते हैं तो कुछ देर के बाद आप पाकिस्तान बाहर कहीं आपको पाकिस्तान का सफ़ीर लगा दिया जाता है। अगर आप PMS कर लेते हैं तो फिर भी आपने अफसर ही बनना है, आपने सूबाई जो ब्यूरोक्रेसी है उसका हिस्सा बनना है। आप असिस्टेंट कमिश्नर भी लग सकते हैं, किसी महकमे में सेक्शन ऑफिसर भी लग सकते हैं, या कोई और अहम असाइनमेंट भी आपको दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं अहलियत के ऊपर कि इन इम्तिहानात को देने के लिए कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। सबसे पहले तो इसमें एज की लिमिट है कि आप 21 साल से पहले और 30 साल के बाद ये दोनों इम्तिहान नहीं दे सकते। क्वालिफिकेशन जो इसमें है वो ग्रेजुएशन है, यानी BA BSc है, या आप जो प्रोफेशनल डिग्रीज करते हैं जैसे मेडिकल, अगर आप MBBS करेंगे तो उसके बाद आप ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग के बाद जो है वो आप एलिजिबल होंगे, या आप लॉ कर रहे हैं, या आप कोई BS प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उन प्रोग्रामों के कंप्लीट होने के बाद ही आप एलिजिबल हो सकेंगे दोनों इम्तिहानात में। अब अहलियत के बाद जो अगला मरहला है वो है मज़ामीन का इंतखाब, कि ये इम्तिहान होता किन मज़ामीन में से है, कौन से सब्जेक्ट्स के पेपर लिए जाते हैं। उसके लिए ये है कि 1200 नंबर का एग्ज़ाम होता है CSS का, जिसमें 600 नंबर के कंपलसरी सब्जेक्ट्स शामिल हैं, और जो बाकी 600 हैं वो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में से उनका इंतखाब करना है। वो आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं, उनमें से आपने सब्जेक्ट का इंतखाब करना होता है। लेकिन जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें 100 नंबर के इंग्लिश ऐसे है, 100 की इंग्लिश कंपोजिशन प्रेसी है, 100 नंबर का जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, 100 नंबर का करंट अफेयर है, 100 नंबर का पर्सन अफेयर है, 100 नंबर की इस्लामिक स्टडीज़ है, या कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ डिफरेंट रिलीजन फॉर नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स। तो ये 6 सब्जेक्ट तो लाजमी हैं, बाकी जो 6 हैं वो आपने चूज़ कर लेने हैं। इसी तरह से जो PMS है उसके भी तकरीबन कम व यही सब्जेक्ट हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा सा फ़र्क ये है कि यहाँ CSS में जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है वहाँ पे वो नहीं होता। वहाँ पे इसकी जगह पे कंपलसरी सब्जेक्ट में 100 नंबर का उर्दू शामिल है।
बाकी वहाँ भी 600 के कंपलसरी हैं और 600 नंबर के ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोगों के शामिल हैं। अब जो इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है वो कब शुरू होती है? CSS की रजिस्ट्रेशन हर साल अक्टूबर में होती है और जो PMS है उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए तो डेट फिक्स नहीं है, कोई महीना फिक्स नहीं है कि उस महीने में इसकी रजिस्ट्रेशन होगी, लेकिन जब भी जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेजिशन भेजती है तो उसके बाद उसका इश्तिहार जारी कर दिया जाता है। अब जो इम्तिहान है वो 4 मराहिल पर मुश्तमिल है इसका। उसमें एक तो रिटन पार्ट है, 1200 नंबर का आपका अगर आपने रिटन टेस्ट दिया CSS का, और 1200 में आपने अगले मरहले में शामिल होने के लिए आपने जो इंटरव्यू और दूसरे जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट और वाइवा और फिजिकल मेडिकल टेस्ट होना है, उन तमाम मराहिल में शामिल होने के लिए ज़रूरी है कि आपके रिटन टेस्ट में कम से कम 600 नंबर आएँ। 600 नंबर से अगर आपका एक भी नंबर कम होगा तो आप फेल हो जाएंगे, रिटन टेस्ट आप क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। तो कम से कम 600 नंबर ज़रूरी हैं। इसी तरह से PMS का है, अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर उसके बाद अगले मराहिल आते हैं जिनमें आपका मेडिकल टेस्ट है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट है और साथ साथ आपके वाइवा भी है। 300 नंबर के ये होते हैं। अगर आप इन सारे मराहिल को पास करते हैं, हर मरहले को आपने क्वालिफाई करना है। ये नहीं है कि आपने रिटन टेस्ट जो है वो टॉप कर लिया लेकिन आप इंटरव्यू में फेल हो जाएं तो फिर आप ओवरऑल ही फेल कंसीडर होते हैं। सारे मराहिल जो हैं वो आपने कामयाबी से पास करने होते हैं। अब जो हमारे इस लेक्चर का आखिरी हिस्सा है वो ये है कि आपने अभी से तैयारी कैसे शुरू करनी है। CSS हो या PMS हो, ये कोई ऐसा इम्तिहान नहीं है कि जिसको आप कोई 6 महीनों में तैयार कर लें या आप 2 महीनों में तैयार कर लेंगे। इसका एक प्रोसेस है, आपने उस सारे प्रोसेस के तहत ही इसकी तैयारी करनी है। आहिस्ता आहिस्ता आप इसकी तैयारी जो है वो करते रहते हैं, कोई 1-2 महीनों के अंदर ये तैयार नहीं होता। अगर मिसाल के तौर पे आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास अभी तैयारी करने के तकरीबन कुछ 4 साल हैं। आपने उन 4 सालों में अपने आप को इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि CSS के लिए निसाबी जो उसका निसाब है, जो उसका सिलेबस है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लवाजमात हैं। आप उन सारी चीज़ों को तैयार करेंगे तो ये इम्तिहान पास हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आप ये कहें कि हम सिर्फ वो किताबें जो सिलेबस है उसका जो हमने 600 कंपलसरी नंबर के सब्जेक्ट्स हैं और 600 ऑप्शनल लिए हैं, उन्हीं में से अगर हम तैयार कर लेंगे और पास हो जाएगा तो वो फिर बड़ा मुश्किल मरला होता है। आपने साथ साथ इसको अपनी स्टडी के जो है वो तैयार करना है। एक बात और भी है कि अगर आप लोगों का पहले तलीमी कैरियर इतना अच्छा नहीं रहा, आपने मैट्रिक में कोई अच्छा इतना परफॉर्म नहीं किया, मिडिल लेवल पे आपने कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, अब आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं या आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर आप आज से ही ये शुरू हो जाएं कि हमने इस इम्तिहान को पास करना है, हमने इस इम्तिहान को क्वालिफाई करना है, हमने पाकिस्तान की सिविल इंतज़ामिया जो है, ब्यूरोक्रेसी जो है, उसका हिस्सा बनना है, तो अगर आपने पहले अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया तो कोई मसला नहीं है। आप आज से इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें, आप 1 महीना ठहर के इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें तो कोई रुकावट नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई ना कर सकें। इसको क्वालिफाई करने के लिए जो अभी काम स्टार्ट करना है, जब आप लोगों के ये अब सेकंड ईयर का एग्ज़ाम हो जाएगा,
आप लोगों के पास फिर जब आप लोगों के एडमिशन्स हो जाएंगे, कुछ लोगों के मेडिकल में हो जाएंगे, कुछ के इंजीनियरिंग में हो जाएंगे, कुछ बीएस प्रोग्रामों में चले जाएंगे, तो फिर जब आप यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं तो आपके पास काफ़ी टाइम बच जाता है। अगर आप इन जो आपके पास 4 साल तकरीबन होंगे जो यूनिवर्सिटियों में होंगे या मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में होंगे, अगर आप इन 4 सालों को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लेंगे स्टडी के ऊपर, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी जो है वो आगे ये जॉब के सिलसिले में आसान हो जाएगी। अब आपने कैसे अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना है इस एग्ज़ाम के लिए, वो आपने अभी से कैसे स्टार्ट करें कि आप स्टूडेंट यही मसला होता है हम कैसे अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। आपने अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना है। ये नहीं है कि आप 4 साल पहले आप दूसरी डिग्रियां कंप्लीट करने के बाद फिर कहें 2, 4, 6 महीने में हम इन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा। अब जो काम आपने शुरू करने हैं वो क्या है? आप सब लोग पहला काम तो आपने ये करना है कि कुरान पाक की तिलावत हम करते हैं। कुरान पाक आपने पढ़ना है, लेकिन आपने जो अब नया काम करना है वो ये करना है कि आपने ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना है। और साथ जब आप कुरान पाक पढ़ रहे होंगे आपने डायरी रखनी है और किसी भी मौजू के ऊपर, मसलन नमाज के ऊपर, हकूक़ुल इबाद के ऊपर, ज़कात के ऊपर, वहाँ से 2, 4, 6, 7 आयत जो है वो लिख लेनी है। हर टॉपिक के बारे में अलग-अलग उस डायरी में लिखते जाना है, उसकी ट्रांसलेशन भी साथ लिख लेनी है। तो वो आप बेशक 2-3 साल में ये काम करें तो आपके पास इस्लामिक स्टडीज़ के लिए नोट्स बन जाएंगे। वहाँ बड़ा मुश्किल पेपर होता है इस्लामिक स्टडीज़ का CSS में। वो आपने ये नहीं है कि जैसे फर्स्ट ईयर सैटरडे या उससे पिछली क्लासों में आपने इस्लामिया पढ़ी है, वहाँ उस तरह का सिलेबस नहीं होता। तो आपके पास वो एक नोट्स, वो डायरी की सूरत में वो आपके पास नोट्स तैयार होते जाएंगे। और साथ साथ आपने कोशिश ये भी करनी है कि हर टॉपिक के ऊपर 2 आयत, 3 आयत, 4 आयत, जितनी भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, वहाँ पेपर में आपने आयात लिखनी होती हैं, उनकी ट्रांसलेशन लिखनी होती है, उनके बाकायदा डिटेल अपने उससे सारा तर्जुमा और तशरीह करना होता है। तो ये आपने पहला काम तो आपने ये करना है। दूसरा काम जो है वो आपने करना है न्यूज़पेपर रीडिंग, अखबार पढ़ना। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई स्टूडेंट ये कहे कि मैं अखबार नहीं पढ़ूँगा तो मैं CSA या PMS का एग्ज़ाम पास कर लूँगा, वो इम्पॉसिबल है, वो मुमकिन नहीं है। आपने अभी से अखबार पढ़ना स्टार्ट करना है। बिल्कुल आपको शुरू में मुश्किल लगेगा, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। अभी आप 3-4 महीने जब आप ये एग्ज़ाम देने के बाद जब आप FSC का एग्ज़ाम दे लेंगे, फ्री हो जाएंगे, जब आपके पास वो टाइम होगा तो उस टाइम में आपने अखबार पढ़ना शुरू कर देना है। अखबार अभी पहले आप उर्दू का पढ़ना शुरू कर दें, जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो फिर आपने उर्दू से इंग्लिश अखबार की तरफ शिफ्ट हो जाना है। अगर आपके पास टाइम हो, ज़्यादा टाइम हो, तो फिर दोनों पढ़ लेने हैं, एक इंग्लिश का पढ़ लें, एक उर्दू का पढ़ लें। लेकिन अखबार पढ़ने का ये मतलब नहीं होता कि हमने गली मोहल्ले की खबरें पढ़नी है। ये नहीं पढ़ना कि गली में क्या हो रहा है, फ़लाँ गाँव में क्या हुआ, फ़लाँ, ये हमारा उससे कंसर्न नहीं होता। आपने 3-4 सफ़े पढ़ने होते हैं। एक आपने पहला सफ़ा उसका पढ़ना है, दूसरा आपने उसका आखिर वाला सफ़ा उसका पढ़ना है, एक एडिटोरियल होता है अखबार का वो पढ़ना है, और साथ एक स्पोर्ट्स का पेज होता है खेलों के बारे में जो आपका वो पहले भी इंटरेस्ट होगा, वो आपने ज़रूर पढ़ने हैं। तो आजकल तो अखबार ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अखबार, हर अखबार जो है वो अवेलेबल होता है। आप कोई भी अखबार पढ़ सकते हैं। आप एक्सप्रेस अखबार है, ये जंग है, दुनिया है, कोई जो भी आप आसानी से पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, वो आप अखबार पढ़ लें। उसके बाद जो है इंग्लिश अखबार जो है वो भी आपने ये पहले आप 3-4 महीने उर्दू पढ़ेंगे, फिर आप इंग्लिश अखबार की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है, जब आपको एक दफ़ा इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा अखबार पढ़ने में, फिर आपको बेचैनी रहेगी जब तक आप अखबार पढ़ नहीं लेंगे, आप डेली अखबार पढ़ा करेंगे। फिर तो इंग्लिश अखबार जो है उसमें आप किसी शुरू में जो ईजी न्यूज़पेपर है जिसमें ईजी से मुराद इंग्लिश आसान लिखी हो वो पढ़ना शुरू कर दें। तो उसमें भी आपने यही 3-4 पेज जो आपको मैंने पहले बताए हैं, एक आपने पहला पेज पढ़ना है, एक आखिरी पेज पढ़ना है, एक इंटरनेशनल पेज होता है वो आपने ज़रूर पढ़ना है। और ये साथ साथ आपने डायरी ज़रूर लिखनी है, चाहे वो आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं के बारे में आपको बताया है, चाहे आप अखबार पढ़ रहे हैं।
कोई भी इंटरनेशनल इवेंट होता है, कोई नेशनल बड़ा इवेंट होता है, वो आपने डेट्स के साथ जो है वो डायरी में लिखते जाना है, वो आप लिखते जाएंगे। उसके बाद जो है अखबार के बाद जो तीसरा मरला है वो है आपने लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना है। जब आप लोगों के एडमिशन्स हो जाएंगे यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, तो आपको लाइब्रेरी की सहूलत मुयस्सर होगी। आपने लाइब्रेरी जो है ना उसका पीछा नहीं छोड़ना। जब भी टाइम फ्री मिले कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आप लाइब्रेरी में चले जाएं। लाइब्रेरी से किताबें पढ़नी हैं, जो किताब आपको अच्छी लगती है। मैं ये अभी आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आपने कौन सी किताब पढ़नी है, सिर्फ पहले आपने एक अपनी आदत बनानी है पढ़ने की। आपको कोई नावल अच्छा लगता है वो नावल पढ़ना शुरू कर दें। आपको कोई हिस्ट्री की किताब अच्छी लगती है तो हिस्ट्री की किताब पढ़नी शुरू कर दें। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको पढ़ें। पढ़ने की रीडिंग जो है वो आपने आदत जो है वो डालनी है। जब आपके पढ़ने की आदत डेवलप हो जाएगी तो फिर आप मुख्तलिफ किताबें जो हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रेलिवेंट हैं वो आप पढ़ना शुरू कर देंगे। जनरल नॉलेज की जो किताब है वो आप पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन आपने ये यकीनन ये काम जो करना वो यही करना, किताब पढ़नी ज़रूर है और एक टारगेट रखना है कि हम 3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में, जितने में आप आसानी से पढ़ सकें, एक आध किताब ज़रूर पढ़ लिया करनी है उस टाइम के अंदर। अब किताब पढ़ने के बाद जो एक और मरहला है वो है आपने कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आपकी यूनिवर्सिटी में होती है, आपके कॉलेज में होती है, उसमें आपने ज़रूर हिस्सा लेना है। चाहे वो कोई स्पोर्ट्स का कंपटीशन हो रहा है, चाहे वो कोई डिबेट का कंपटीशन हो रहा है, कोई भी किसी भी तरह की अगर कोई एक्टिविटी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही है तो उसमें आपने ज़रूर शामिल होना है। इसके बाद एक और काम आपने ये करना है, जो 5वां काम है आपकी इस लिस्ट के मुताबिक, उसमें आपने ये करना है कि आप यूनिवर्सिटी या हॉस्टल में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल या कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे हैं या घर में रह रहे हैं, जो आपका स्टडी रूम है उसमें आपने 2 मैप्स लगाने हैं। एक पाकिस्तान का मैप होना चाहिए और एक पूरी दुनिया का मैप होना चाहिए। उसको आपने उठते बैठते हुए जब भी टाइम लगे डिस्कस करना है कि भाई फ़लाँ मुल्क कहाँ पे है, फ़लाँ मुल्क के बॉर्डर के साथ क्या है, फ़लाँ समंदर कहाँ पे है, फ़लाँ दरिया कहाँ पे है, कोई डेजर्ट कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें आपने इंटरेस्ट डेवलप करना अपने अंदर। आप दोस्त जब वहाँ इकट्ठे रह रहे होंगे तो आप लोगों ने उनके बारे में डिस्कस करते रहना, भाई फ़लाँ ये देखें इस मुल्क के बॉर्डर के साथ ये चीज़ है, इस मुल्क का बॉर्डर जो है वो इस मुल्क के साथ लग रहा है। तो ये आपने लाजमी करना है। जो छठा काम आपने करना है वो आपने अपनी कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल्स, इन दोनों को बढ़ाना है। ये कब बढ़ेंगी? ये जो पहले आपको 5 काम बताए गए हैं, अगर आप उन 5 कामों को साथ लेते चलते हैं तो इंशाअल्लाह ताला 4 साल के बाद एक तो आप लोगों की वो प्रोफेशनल डिग्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप इंजीनियर बन जाएंगे, आप लोगों ने बीएस कर लिए होंगे, लॉ कर लिया होगा। उसके साथ साथ आपके पास हर चीज़ के बारे में आर्गूमेंट मौजूद होगा, हर चीज़ के बारे में आपके पास दलील होगी। कोई टॉपिक आपको लिखने को दिया जाएगा, आप लिख लेंगे, चाहे वो इस्लाम के बारे में कोई टॉपिक लिखने के लिए कहा जाएगा, चाहे कोई दूसरा टॉपिक होगा, वो आप लिखते चले जाएंगे। आपके पास डेटा आ चुका होगा और वो डेटा फिर जो है वो आपने आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस्तेमाल करना है। अब आप डायरी लिखते आ रहे हैं, आपने पिछले 4 सालों के अंदर जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स हुए, जो भी नेशनल लेवल पे ऊपर इवेंट हुए, आपने वो सारे के सारे उसमें नोट कर लिए हैं, वो आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं। आपने जो पाकिस्तान स्टडी का जो पेपर है या करंट अफेयर का जो पेपर होगा, उन दोनों के अंदर वो चीज़ें जो हैं वो आपने ऐड करनी है। आपके नोट्स साथ साथ तैयार हो रहे हैं और ये इंतहाई टफ पेपर होते हैं जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में, ये पाकिस्तान स्टडी का चाहे वो पेपर आता है, चाहे वो करंट अफेयर का पेपर आता है, साथ साथ ये इस्लामिक स्टडीज़ का जो पेपर आता है, ये इंतहाई टफ पेपर होते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अपने नोट्स तैयार किए होते हैं वही इन सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं। अदरवाइज़ आप रट्टा लगा के ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे वो पीएमएस हो चाहे वो सीएसएस हो, आप उसको रट्टा लगा के पास नहीं कर सकते। ये नहीं है 1 दिन में, 10 दिन में या 2 महीने में आपने रट्टा लगा लिया और उस इम्तिहान को
पास कर लिया। अगर आप जो 6 काम मैंने आपको बताए हैं, अगर वो 6 काम आप अगले 4 सालों में कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप इन दोनों एग्ज़ामों में से, चाहे वो CSS का है या PMS का, इनमें से कोई एक एग्ज़ाम आप ज़रूर क्लियर कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे और पाकिस्तान की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा भी बन जाएंगे। और ये एक ऐसी जॉब है कि जब ये आप एक दफ़ा हासिल कर लेते हैं फिर आपको मज़ीद जॉब के लिए तरो-दो नहीं करना पड़ता, आप कंफर्टेबली अपनी बाकी लाइफ जो है वो गुजार लेते हैं। अब अगर आप इन सारी बातों पे अमल कर लेंगे तो 4 साल के बाद आपके टीचर्स, आपके वालिदैन आपके ऊपर फ़ख्र कर सकेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बातें आपको बताई गई हैं आप इनके ऊपर अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया।